स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ फिर से आपके लिए स्टैटिस्टिक्स के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडेक्स नंबर की आइडल फॉर्मूला किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है इंडेक्स नंबर की आइडल फॉर्मूला? तो वो कहा जाता है आपका फिशर्स आइडल इंडेक्स। क्या है? फिशर आइडल इंडेक्स। सूचकांक का जो आइडल फॉर्मूला होता है वो फिशर्स आइडल इंडेक्स को कहा जाता है, फिशर का आदर्श सूचकांक। अब ये फिशर के सूचकांक को आदर्श क्यों कहा जाता है? प्रोफेसर इरविंग फिशर द्वारा विकसित इस सूत्र को कौन से कारणों से आदर्श माना जाता है? ये भार का संतुलन। यह सूचकांक आधार वर्ष और वर्तमान वर्ष, जो बेस ईयर होता है और करंट ईयर होता है, दोनों की मात्राओं को भार के रूप में उपयोग करता है। यह लेस्पेयर जो केवल आधार वर्ष को मानता है और पाशे जो केवल वर्तमान वर्ष को मानता है के तरीकों का ज्यामितीय माध्य है, ज्योमेट्रिक मीन है। यह सूचकांक सूचकांकों के दो सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी परीक्षणों को पूरी तरह संतुष्ट करता है। एक है आपका टाइम रिवर्सल सिस्टम, समय उत्क्रमणीयता परीक्षण। यदि आप आधार वर्ष और वर्तमान वर्ष को आपस में बदल दिया जाए तो दोनों सूचकांक एक दूसरे के क्या होंगे? व्युत्क्रम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? रेसिप्रोकल होने चाहिए। दूसरा है आपका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, कीमतों और मात्राओं के सूचकांकों का गुणनफल कुल मूल्य में हुए परिवर्तनों के बराबर होना चाहिए। गणना के लिए ज्यामितीय माध्य जो ज्योमेट्रिक मीन है को सबसे उपयुक्त माना जाता है क्योंकि यह बड़े और छोटे मूल्यों के प्रभाव को संतुलित रखता है। क्या इसका फॉर्मूला है P01। मैं आपको लिख के दिखा दूंगी। P01 सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। ये जो सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q है, ये लेस्पियर का सूत्र है। और जो सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 है, ये आपका पाशे का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टाइम सीरीज के कौन से घटक का प्रभाव एक वर्ष से कम अवधि के लिए होता है? कौन से घटक का प्रभाव है तो एक वर्ष से कम अवधि के लिए होता है? वो है आपका सीजनल वेरिएशन। कौन सा? सीजनल वेरिएशन, मौसमी विचलन। टाइम सीरीज काल श्रेणी में सीजनल वेरिएशन का प्रभाव हमेशा एक वर्ष से कम अवधि के लिए होता है। सीजनल वेरिएशन है क्या? यह बदलाव एक वर्ष के भीतर नियमित अंतराल पर दोहराए जाते हैं। जैसे गर्मियों में आइसक्रीम या एसी की बिक्री बढ़ना। गर्मियों में आइसक्रीम ज़्यादा बिकती है और एसी ज़्यादा बिकते हैं। त्योहार के समय जो कपड़ों की मांग है वो ज़्यादा बढ़ती है और सर्दियों में ऊनी कपड़ों की आपकी मांग ज़्यादा बढ़ती है। इनका चक्र हमेशा एक वर्ष से छोटा होता है। मैं आपको और विकल्प भी बता देती हूँ। जैसे ये ट्रेंड वेरिएशन है। ट्रेंड वेरिएशन क्या है? यह किसी डेटा में बहुत लंबे समय, आमतौर पर 10, 15 या उससे अधिक में होने वाली क्रमिक झुकाव या बदलाव को दिखाता है। जैसे किसी देश की जनसंख्या या का लगातार बढ़ना। एक होता है साइक्लिकल वेरिएशन। यह व्यापार चक्र से जुड़े होते हैं, जैसे मंदी, तेजी और सुधार। इनका एक चक्र पूरा होने में आमतौर पर 2 से 10 वर्ष या उससे अधिक का समय लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मूविंग एवरेज मेथड का मुख्य उपयोग किसके मापन में किया जाता है? कौन से मेथड का? मूविंग एवरेज मेथड का। तो वो किया जाता है आपका ट्रेंड मेजरमेंट। किसमें? ट्रेंड मेजरमेंट को मापने में किया जाता है। टाइम सीरीज में मूविंग एवरेज का जो मेथड है, चल माध्य विधि का जो मुख्य उपयोग है वो ट्रेंड मेजरमेंट को मापने और उसे रेखांकित करने के लिए किया जाता है। यह विधि कैसे काम करती है और उसके क्या फायदे होते हैं? ये उतार चढ़ाव को कम करती है। यह विधि डेटा में होने वाले अल्पकालिक उतार चढ़ाव जैसे कि सीजनल और इरेगुलर बदलावों के प्रभाव को खत्म या कम कर देती है, जिससे डेटा का मुख्य ट्रेंड आपका साफ नजर आने लगता है। यह गणना करने और समझने में काफी सरल होती है। इसमें एक निश्चित अवधि जैसे 3 वर्ष, 5 वर्ष का औसत निकालकर आगे बढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इंटरपोलेशन का उद्देश्य क्या होता है? किसका? इंटरपोलेशन का उद्देश्य होता है ज्ञात मानों के बीच के मान ज्ञात करना। क्या है? ज्ञात मानों के बीच के मान ज्ञात करना। सांख्यिकी और गणित में इंटरपोलेशन का मुख्य उद्देश्य होता है दिए गए ज्ञात आंकड़ों या बिंदुओं की सीमा के भीतर किसी ज्ञात मूल्य का अनुमान लगाना होता है। मान लीजिए आपके पास किसी शहर की जनसंख्या के आंकड़े इस प्रकार है। 2010 की जो जनसंख्या थी वो 5 लाख थी। 2020 की जो जनसंख्या थी वो आपकी 7 लाख थी। यदि आप इन ज्ञात आंकड़ों के बीच के किसी वर्ष, जैसे मान लीजिए
15 की जनसंख्या के का अनुमान लगाते हैं, तो इस प्रक्रिया को ही आप इंटरपोलेशन कहते हैं। ये हमें किसी बीच का अनुमान लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सट्रापोलेशन का उपयोग क्यों किया जाता है? इंटरपोलेशन का उपयोग तो किया जाता है आपकी ज्ञात मानों के बीच के मान ज्ञात करना, और एक्सट्रापोलेशन का आपका उपयोग किया जाता है आपका भविष्य के मानों के अनुमान में, कि भविष्य में इसका मान क्या होगा, इसका अनुमान लगाना। एक्सट्रापोलेशन का मुख्य उद्देश्य दिए गए आंकड़ों या समय की सीमा के बाहर भविष्य या आगे की अवधि के ज्ञात मूल्यों का अनुमान लगाना होता है। एक्सट्रापोलेशन में होता है जब हम उपलब्ध डेटा सीरीज के बाहर जाकर, जैसे कि भविष्य की साल के अनुमान लगाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमें 2010 से 2025 तक की बिक्री के आंकड़े पता है, पर हम उनके आधार पर वर्ष 2030 की बिक्री का अनुमान पता लगाते हैं। और इंटरपोलेशन में क्या है, हमें 2010 से 2020 के आंकड़े ज्ञात है, और हमें पता लगाना है कि 2015 में क्या था बिक्री, उसका हमें अनुमान लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बायोनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का औसत क्या होता है? किसका? बायोनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का औसत होता है आपका एनपी। क्या है? एनपी। बायोनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में द्विपद बंटन में औसत को जो दर्शाया जाता है वो दर्शाया जाता है एनपी से। किसे? औसत को। मीन को जो दर्शाया जाता है वो दर्शाया जाता है एनपी से। यदि किसी प्रयोग में एन प्रयासों की संख्या हो, बी सफलता की प्रायिकता हो और क्यू असफलता की प्रायिकता हो, जहाँ पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 हो, तो मीन आपका होता है एनपी, वेरिएंस होता है आपका एन पी क्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है इज इक्वल्स टू वर्गमूल एन पी क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस क्या होते हैं? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस, तो मीन इज इक्वल्स टू थीटा और वेरिएंस इज इक्वल्स टू थीटा। क्या है? मीन इज इक्वल्स टू थीटा और वेरिएंस इज इक्वल्स टू थीटा। पॉइसन बटन की सबसे अनूठी और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसका औसत और प्रसरण दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं। जो पैरामीटर होते हैं पॉइसन बटन में केवल एक ही पैरामीटर होता है, जिससे कि हम कहते हैं लैम्डा कहते हैं, या कभी कभी एम से दर्शाया जाता है। चूंकि इस वितरण में माध्य और प्रसरण दोनों समान होते हैं, इसलिए मीन इज इक्वल्स टू लैम्डा और वेरिएंस इज इक्वल्स टू लैम्डा। यह वितरण उपयोगी होता है। पॉइसन बटन का उपयोग तब किया जाता है जब किसी घटना के घटने की प्रायिकता बहुत कम हो और प्रयासों की संख्या बहुत अधिक हो। जैसे एक व्यस्त सड़क पर खोलबोल दुर्घटनाओं की संख्या, या किसी कॉल सेंटर में प्रति मिनट आने वाले फोन कॉल्स की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन और मोड का संबंध क्या होता है? किसमें? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सामान्य बंटन में मीन, मीडियन, मोड का संबंध कैसे होता है? तो मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड, आपके तीनों बराबर होते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में माध्यिका और बहुलक तीनों का मान बिल्कुल एक समान होता है। क्या कारण होता है इसके पीछे का? सामान्य बंटन का वक्र पूरी तरह से क्या होता है? सममित होता है, सिमेट्रिकल होता है। इसका आकार एक घंटी जैसा होता है। इस एल शेप वक्र के ठीक बीचों बीच ही मीन, मीडियन और मोड दोनों स्थित होते हैं। यह बिंदु पूरे ग्राफ को दो बराबर भागों में बांटते हैं, 50% बाई तरफ और 50% आपका दाई तरफ। सामान्य बंटन में जो स्क्यूनेस होती है, जो विषमता होती है, का मान हमेशा शून्य होता है। सामान्य बंटन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो स्क्यूनेस होती है, स्क्यूनेस हमेशा 0 होती है, क्योंकि यह दोनों पूरी तरह से संतुलित होता है। इसका वक्र दोनों छोरों पर नीचे की तरफ जाता है, लेकिन कभी कभी एक्स एक्सिस को नहीं छूता, इसे असंपोटिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में H0 को क्या कहा जाता है? किसे? H0 को कहा जाता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, तो उसे कहा जाता है नल हाइपोथेसिस। क्या? नल हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना। हाइपोथेसिस टेस्टिंग परिकल्पना परीक्षण में क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस टेस्टिंग को परिकल्पना परीक्षण में H0 को नल हाइपोथेसिस कहते हैं। अब ये H0 और H1 है क्या? जो H0 होता है वो आपका नल हाइपोथेसिस होता है। यह एक परिकल्पना होती है जिसकी सत्यता की जांच क्या की जाती है? जिसकी सत्यता की जांच की जाती है। नल का अर्थ होता है कोई अंतर नहीं। क्या होता है नल का अंतर? कि कोई अंतर नहीं। यह मानकर चलती है कि दो चरों के बीच कोई वास्तविक संबंध या अंतर
नहीं है, और यदि कोई अंतर दिख भी रहा है तो यह केवल एक संयोग है, बाई चांस है। शोधकर्ता हमेशा इसे अस्वीकार करने की कोशिश करता है। अब आता है H1 ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसे क्या कहते हैं? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसे वैकल्पिक परिकल्पना कहते हैं। यह H0 के बिल्कुल विपरीत होता है। जब नल हाइपोथेसिस अस्वीकार हो जाती है, जब हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को स्वीकार करते हैं, यह मानते हैं कि चरों के बीच वास्तविक अंतर या संबंध है। नल हाइपोथेसिस में चरों के बीच कोई संबंध नहीं है और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टाइप 1 एरर का क्या अर्थ है? टाइप 1 एरर का अर्थ है सत्य H0 को स्वीकार करना। क्या जो नल हाइपोथेसिस है उसकी टेस्टिंग को अस्वीकार करना, उसकी टेस्टिंग को आपकी रिजेक्ट कर देना। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में टाइप 1 एरर तब होती है जब नल हाइपोथेसिस को वास्तव में सही होती है, लेकिन परीक्षण के परिणामों के आधार पर हम उसे गलती से अस्वीकार कर देते हैं। गलती से अस्वीकार कर देते हैं, टाइप 1 एरर तब आती है। H0 सत्य है लेकिन सही निर्णय आपका डिसीजन है। टाइप 1 आपका एरर है। टाइप 1 एरर इसे सिग्निफिकेंट टाइप 1 एरर क्या होती है? इसे सिग्निफिकेंट लेवल या अल्फा एरर भी कहा जाता है। इस आम बोलचाल में इसे फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं, जैसे एक निर्दोष व्यक्ति को अदालत द्वारा दोषी ठहरा देना। ये नल हाइपोथेसिस को सही है लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया है। अब टाइप 2 एरर क्या होती है? यह विकल्प भी असत्य H0 को स्वीकार करने को दर्शाता है। इसे बीटा एरर या फॉल्स नेगेटिव भी कहते हैं, जैसे एक दोषी व्यक्ति को अदालत द्वारा बरी कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ची स्क्वायर टेस्ट का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? किसका ची स्क्वायर टेस्ट का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है गुडनेस ऑफ फिट। किसके लिए? गुडनेस ऑफ फिट के लिए, अनुकूलता की उत्तमता के लिए किया जाता है। सांख्यिकी में ची स्क्वायर टेस्ट का उपयोग मुख्यतः 2 कार्यों के लिए किया जाता है। गुडनेस ऑफ फिट के लिए, यह जांचने के लिए कि अभी गुडनेस ऑफ फिट है क्या, यह जांचने के लिए वास्तविक रूप से प्राप्त आंकड़े हमारे सैद्धांतिक या अपेक्षित आंकड़ों से मेल खाते हैं या फिर नहीं, कि हमने जो आंकड़े जुटाए हैं वो हमारे काम आएंगे भी या नहीं। यह आपका गुडनेस ऑफ फिट। एक है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या? टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। 2 गुणात्मक चरों के बीच स्वतंत्रता या संबंध की जांच करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स का अध्ययन किस प्रकार के गुणों के लिए किया जाता है? किसका? एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स का अध्ययन। तो वो किया जाता है क्वालिटेटिव डेटा। एक तो होता है क्वांटिटेटिव नहीं होगा, इसका आंसर होगा क्वालिटेटिव ऑफ डेटा, गुणात्मक डेटा, समंक डेटा। सांख्यिकी में एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स गुण साहचर्य क्या होगा? इसका मतलब एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स गुण साहचर्य का अध्ययन हमेशा ऐसे तथ्यों या विशेषताओं के लिए किया जाता है जिन्हें संख्याओं में सीधे मापा नहीं जा सकता, बल्कि उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर गिना जा सकता है। अब ये क्वालिटेटिव डेटा होता क्या है? गुणात्मक डेटा होता क्या है? ऐसे गुण जिन्हें हम 1, 2, 3 जैसे अंकों में नहीं माप सकते, उन्हें केवल श्रेणियों में विभाजित करते हैं। मान लीजिए साक्षरता, लिटरेसी हो गया, बेरोजगारी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ऑनेस्टी हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया, या किसी बीमारी से ग्रसित हो गया। गुण साहचर्य क्वालिटेटिव डेटा से हम ये देख सकते हैं कि क्या 2 गुण जैसे साक्षरता और रोजगार आपस में जुड़े हुए हैं या फिर एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, यदि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n = 10 है, क्या है? n = 10 है और p है आपका 0.3। n क्या है आपका? 10 है और p है आपका 0.3। तो आपका क्या मीन क्या होगा? मीन क्या होगा? जैसे हम जानते हैं जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, द्विपद बंटन है, औसत का सूत्र कैसा होता है? मीन = n और p। मीन = n और p। तो हम करेंगे मीन = n 10 × 0.3। 10 × 0.3 मीन आपका निकल के आ जाएगा 3। तो इसका आंसर आपका होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सीजनल वेरिएशन का संबंध किससे होता है? किसका
सीजनल वेरिएशन का संबंध। तो होता है नियमित अल्पकालीन परिवर्तन। नियमित अल्पकालीन परिवर्तन की परिवर्तन होंगे पर वो अल्पकालीन के लिए होंगे। टाइम सीरीज में सीजनल वेरिएशन का संबंध उन बदलावों से होता है जो एक वर्ष या उससे कम अवधि के भीतर नियमित और निश्चित अंतराल पर बार बार दोहराए जाते हैं। इसके क्या मुख्य लक्षण होते हैं? ये परिवर्तन हर साल लगभग एक ही समय पर और एक ही पैटर्न पर होते हैं, जैसे दीपावली या ईद के समय मिठाइयों और कपड़ों की बिक्री बढ़ना या फिर मानसून में छातों की मांग बढ़ना। इनका पूरा चक्र हमेशा एक वर्ष से कम समय का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा पैरामेट्रिक टेस्ट है? कौन सा है पैरामेट्रिक टेस्ट में से? तो वो आपका जेड टेस्ट। कौन सा? तो जेड टेस्ट। जेड टेस्ट एक पैरामेट्रिक टेस्ट है। अब पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है? पैरामेट्रिक टेस्ट वो होता है जो जनसंख्या के वितरण के बारे में कुछ खास धारणाओं पर आधारित होते हैं। इनमें सबसे प्रमुख धारणा यह होती है कि डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पालन करता है। क्या क्या करता है? कि जो डेटा होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पालन करता है। जेड टेस्ट, टी टेस्ट और एफ टेस्ट। कौन कौन से टेस्ट होते हैं? कौन कौन से टेस्ट होते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट में? जेड टेस्ट, टी टेस्ट और एफ टेस्ट इसके मुख्य उदाहरण हैं। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है? इन्हें डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट कहा जाता है, क्योंकि ये डेटा किसी भी विशेष वितरण जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर निर्भर नहीं करते। इनका उपयोग क्वालिटेटिव डेटा या रैंक वाले डेटा के लिए किया जाता है। क्वालिटेटिव डेटा कौन सा होता है? मैंने आपको बताया था, जिन्हें 1, 2, 3 की संख्या में नहीं मापा जा सकता। इन्हें केवल आपके गुणों के आधार पर, जैसे लिटरेसी, साक्षरता, बेरोजगारी के आधार पर मापा जाता है। तो इसका आंसर आपका जेड टेस्ट। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये एमसीक्यूज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको ये एमसीक्यूज की वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।